Good morning, 12th class. Today we are going to start the topic that's name is Principle of Scientific Management. Okay, इससे पहले हमने Principle of Management पढ़े थे जो कि given किसने किए थे, which are given by Henry Fayol. And today we are going to start the Principles of Scientific Management which are propounded by F.W. Taylor. So scientific management approach propounded by F.W. Taylor is बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो अप्रोच है वो किसने प्रोपाउंड की है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, और उन्होंने जो है ये अप्रोच इन प्रिंसिपल्स के बेस पे क्या की है, प्रोपाउंड की है, यानी कि डेवलप की है. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रोपाउंड किए हैं. तो पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. सेकेंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कार्ड. Third is cooperation, not individualism, and the last one is development of each and every person to his and her greatest efficiency. ये चार मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर जो है पूरी की पूरी साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो है वो बेस्ड है. तो देखिए अब क्या मतलब है इनका, या मतलब नॉर्मली जो कंक्लूजन है वो क्या है, अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एवरीबडीज ट्रेनिंग शुड बी मेड. इट शुड ऑल्सो बी टेकन केयर दैट So these are the four principles. So let's start with the science not rule of thumb. Science not rule of thumb. What does it means? या आप कह सकते हैं कि what exactly this rule it's saying is this principle should not get stuck in the says that should not get stuck in the set routine with the old techniques of doing work. Rather we should be constantly experimenting to develop new techniques. देखो ये कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें जो है हमें शुड नॉट गेट स्टक का मतलब हमें जो है वो रुकना नहीं है, या हमें जो है ठहरना नहीं है एक ही जगह पे उस सेट रूटीन के अंदर उन पुरानी टेक्निक्स के साथ जिनसे कि अब तक काम होता आ रहा है. यानी कि जो भी डूइंग वर्क यानी कि काम करने की जितनी भी टेक्निक्स हैं, ओल्ड टेक्निक्स जिन्हें हम कह सकते हैं, तो वी आर नॉट मेकिंग देम अ सेट रूटीन. हमें उसे जो है उसे रूटीन बना के नहीं चलना है, हमें वहीं पे रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना उसके अंदर, बल्कि रैदर उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग. हमें कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए. क्या करने के लिए, टू डेवलप न्यू टेक्निक्स, नई टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए, विच मेक द वर्क मच सिंपलर, ईजियर एंड क्विकर. जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, काम को और ज़्यादा सिंपल, ईजी और क्विक बना सकते हैं. जैसे कि आप देखते हो जो टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि फ़ोन में जो नई नई टेक्निक्स डेवलप होती हैं, या आप देख सकते हो किचन एसेसरीज़ में जो नई नई टेक्निक्स आती हैं, नए नए प्रोडक्ट आते हैं, वो क्यों आते हैं, जस्ट टू मेक द वर्क ईजियर फॉर द पीपल, ताकि लोगों का काम क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बनाया जा सके. सिमिलरली इन बिजनेस में भी हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू डेवलप, वी आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट, या वी आर ट्राइंग टू इनोवेट न्यू टेक्निक्स सो दैट वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन बी सिंपलर, ईजियर एंड क्विकर. तो इज़ द फर्स्ट वन कि जितने भी आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, या ये प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि जितनी भी टेक्निक्स हैं वो साइंस है बट नॉट रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब का मतलब ये नहीं है कि एक बार किसी ने अंगूठा लगा दिया इस चीज़ पे कि हाँ भाई इसने ये कह दिया ऐसे काम होगा तो वो वैसे ही चला जाएगा आगे तक इन फ्यूचर, ये ज़रूरी नहीं है. सेकेंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब एज पर दिस प्रिंसिपल सच एन एटमोसफियर शुड बी क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट लेबर एंड मैनेजमेंट कंसीडर ईच अदर इंडिस्पेंसेबल. देखो ये कह रहे हैं एज पर दिस प्रिंसिपल जो एटमोसफियर जो होता है, ठीक है, एटमोसफियर मीन्स जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट आप दे रहे हो काम करने के लिए, शुड बी क्रिएटेड, वो इस तरह से क्रिएट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में दैट लेबर की जो फॉर्म में लेबर काम कर रहे हैं वो, एंड मैनेजमेंट मीन्स जो एम्प्लॉयर हैं यानी कि जो ऑनर है फॉर्म के, जो मैनेजमेंट का काम देखते हैं, कंसीडर ईच अदर इंडिस्पेंसेबल. इंडिस्पेंसेबल का मतलब कि वो दोनों ये सोचे कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर हम में से एक भी कम होता है देन अदर वन इज़ ऑल्सो यूजलेस, उसका भी फिर कोई काम नहीं है. और टेलर हैज़ रेफर्ड सिचुएशन एज मेंटल रिवोल्यूशन. और टेलर ने जो है इस सिचुएशन को क्या कहा है, मेंटल रिवोल्यूशन. मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब जस्ट टू आप कह सकते हो वॉश द माइंड ऑफ द एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट दैट दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्म. Okay, their coordination, their cooperation are needed for the firm, and firm can get the objectives only when they are together. Okay, when they are interdependent on each other and they are helping each other, that only we can
अचीव द टारगेट्स ऑफ द फर्म एंड वी कैन क्रिएट अ हार्मनी रिलेशनशिप, ठीक है, जहाँ पे कि ना कोई झगड़ा हो ना कोई लड़ाई हो, आराम से सब काम को फिनिश कर सके। ये सेकेंड प्रिंसिपल है। थर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, आपको नाम से ही पता चल रहा है, कॉपरेशन यानी कि सहयोग होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म यानी कि एक अकेला बंदा जो है या एकाकी जिसे कहते हैं वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटीज डन बाय डिफरेंट पीपल मस्ट बी कैरिड ऑन विद अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन। ये कह रहे हैं कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो डिफरेंट पीपल परफॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके पास जब वो देखो काम भले ही वो डिफरेंट कर रहे हैं बट दे हैव अ स्पिरिट, उनके पास एक स्पिरिट होनी चाहिए किसकी, म्यूचुअल कॉपरेशन की, दैट वी हैव टू डू वर्क विद अ कॉपरेशन, मीन्स हमें ये कॉपरेट करना चाहिए कि भाई अगर किसी का काम नहीं भी हुआ है देन वी हैव टू हेल्प हिम, या वी ऑलवेज ट्राई टू फिनिश अवर वर्क ऑन टाइम सो दैट नेक्स्ट पर्सन कैन डू हिज वर्क ऑन टाइम, ठीक है, क्योंकि हमारे बाद अगर किसी का काम शुरू होता है तो हमें अपना काम टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए। इस तरह से कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट जो है वो वहाँ पे होना चाहिए। टेलर ने ये सजेस्ट किया है दैट द मैनेजर एंड द वर्कर शुड जॉइंटली डिटरमाइन स्टैंडर्ड, कि काम की जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स का मतलब कि एक दिन में एक एम्प्लॉय कितना काम कर सकता है, इस तरह से स्टैंडर्ड सेट करना, या जो क्वालिटी है वो किस तरह की होनी चाहिए गुड्स की, इस तरह के स्टैंडर्ड सेट करना, या एक पर्सन जो है कितनी यूनिट क्रिएट कर सकता है एक दिन में, इस चीज़ के स्टैंडर्ड। तो जब भी आप किसी चीज़ के स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो देन दे मस्ट हैव टू टेक पार्टिसिपेशन, ओके। ये नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयर ने सेट कर दिए हैं स्टैंडर्ड कि हाँ ये एक एम्प्लॉय एक दिन में इतना काम करने वाला है, जबकि एम्प्लॉय से पूछा ही नहीं गया कि या सुपरवाइजर से पूछा ही नहीं गया दैट एम्प्लॉयज आर एफिशिएंट टू डू दिस और नॉट, बिकॉज इफ दे आर नॉट एफिशिएंट, इफ यू आर नॉट कैपेबल टू डू 8 आवर्स जॉब या 12 आवर्स जॉब कंटिन्यूसली, देन देयर इज़ नो मीन ऑफ सेटिंग एनी स्टैंडर्ड। आप कितने ही स्टैंडर्ड सेट कर लो आप अचीव नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन इफ़ यू आर सेटिंग स्टैंडर्ड विद द हेल्प ऑफ, या आप कह सकते हो विद द पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन है, देन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा दैट स्टैंडर्ड आर सेट बाय आवर परमिशन, ठीक है, या बाय आवर सजेशन, हमने जैसा सजेस्ट किया है वैसे ही स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, देन वी हैव टू परफॉर्म अप टू स्टैंडर्ड। तो हमें कम से कम अब स्टैंडर्ड तक जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। तो कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग सब ना करें कि भाई एम्प्लॉय हमेशा अपना कुछ करते रहे और मैनेजर्स जो हैं वो अपने आप ही कुछ ना कुछ बताते जा रहे हैं लेकिन एम्प्लॉय उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज इन हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये कह रहे हैं कि हर एक एम्प्लॉय का जो डेवलपमेंट होता है एक फर्म के अंदर वो उनकी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी जहाँ तक ग्रेटेस्ट लेवल तक, मतलब जितना ज़्यादा आप उन्हें डेवलप कर सकते हो उतना ज़्यादा उन्हें डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन। ये कह रहे हैं कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल जो है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि एफिशिएंसी जो है किसी भी पर्सन की उसका तभी ध्यान रखना चाहिए जब आप उसको क्या कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहे हो। और ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप किसी को सिलेक्ट कर रहे हो देन यू हैव टू नो अबाउट कि कहाँ पे जो है इसकी कैपेसिटी अच्छी है या किन फील्ड्स में जो है इसके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकता है। इन चीज़ों का जो है वो शुरू से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एवरीबडीज ट्रेनिंग शुड बी मेड। ये कह रहे हैं कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट आपको बनाना है किसका? ट्रेनिंग का, हर एक बंदे के लिए, ठीक है। इट शुड ऑल्सो बी टेकन केयर, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है दैट ईच इंडिविजुअल शुड बी अलॉटेड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो देन चेक आउट द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ हिज वर्किंग कैपेसिटी, कि वो कितना काम कर सकता है, किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, फिर जिस फील्ड में है उस फील्ड में आप उसे जॉब अलाउ कीजिए या आप कह सकते हो अलॉट कीजिए, अपॉइंट कीजिए। उसके बाद यू हैव टू मेक अ ट्रेनिंग अरेंजमेंट ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज अ पर्सन इज़ नॉट एक्सपर्ट when he or she is going to join the firm, okay, क्योंकि पहली बार अगर कोई ज्वाइन कर रहा है देन वो एक्सपर्ट नहीं है, she needs or या she या he needs some training, लेकिन ट्रेनिंग के बाद you can make them experts in their field। तो प्रॉपर जो है ट्रेनिंग का ध्यान रखना चाहिए
और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिविजुअल को जो आप काम अलॉट करें दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड इंटरेस्ट. सो दिस इज योर फोर्थ प्रिंसिपल. दिस इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन of his and her greatest efficiency. So till for today it is okay, done for today. Next techniques है टेलर की, that we will discuss in the next video. Till then, thank you.